की परिभाषा जो हमारी है यहाँ पे देखिए दिया गया है समास की परिभाषा, और यहाँ पे ये कह रहा है इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, यानी दो सार्थक शब्दों जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उस अर्थ के यानी दो ऐसे शब्द हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसके मेल से एक नया शब्द बनता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के जो भेद होते हैं वे 6 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद इसके कौन कौन से हैं? तो देखिए क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को याद करना है जो आगे आपकी जो नोट्स अभी बताई जाएगी, जो आपके लिए बनाई गई है, ट्रिक बनाई गई है, उसमें आप लोगों को एक ही ट्रिक में सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे समास होता कितना है। तो समास के भेद जो होते हैं वे 6 होते हैं। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, द्विगुणी समास होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना जान लिया कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, जो शुद्ध हो, ठीक है, जो सही हो, ठीक है, उसके मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, 2 शब्द है, ठीक है, जैसे मान लीजिए माता पिता है, ठीक है, इनसे उत्पन्न एक बालक एक नया हो गया। ठीक है, तो इनके गुण, इन दोनों को गुण आ गए इस बालक में, तो ये नया एक जीवन ले लिया। ठीक है, तो यही है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास। और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि और द्विगुणी। ठीक है, इतना आप लोग जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। जो ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई गई है बहुत ही सुपर है ट्रिक, और बहुत ही आसानी से आप लोग जान सकते हैं। देखिए कितना छोटा है यहाँ पे ट्रिक इसका कि द्वंद्वी अब तक। ठीक है, याद रखिएगा क्या है ट्रिक? द्वंद्वी अब तक। अब द्वंद्वी को अगर विच्छेद करेंगे, अगर अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? दो, देखिए दो अलग हो गया, द्वि अलग हो गया, अ अलग हो गया, ब अलग हो गया, त क। ठीक है, अब इसका अर्थ अगर निकालते हैं हम लोग, इसका अगर समास में प्रयोग करते हैं, समास के साथ जोड़कर अगर देखते हैं, ठीक है, द्वंद्वी अब तक को, तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए पहला हो गया द्वंद्व समास, दूसरा द्विगुणी, तीसरा अव्ययी भाव, तीसरा हो गया, चौथा बहुब्रीहि समास, चौथा हो गया, पांचवा हो गया हमारे यहाँ पे तत्पुरुष समास, और छठा हो गया कर्मधारय। देखिए सबके सामने यहाँ पे लग गया है। ठीक है, ये आपका ट्रिक था, सुपर ट्रिक था। अब जान लेते हैं इनको भी आसानी तरीके से कि हर एक समास जो है इसको कितनी आसानी से हम जान सकते हैं। तो द्वंद्वी अब तक जो था आपका ये ट्रिक था। तो ट्रिक आप लोगों ने, कितने लोगों ने याद कर लिया उसे जरा एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दीजिएगा, और उनके कमेंट को देखते हुए हम भी कमेंट करेंगे। तो ठीक है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए हैं, अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे अव्ययी भाव समास से। तो शुरू में हम आप लोगों को पहले का 2 ही उदाहरण बताएंगे, और सब के जो 5 बचेंगे अव्ययी भाव समास के बाद उनके 3-3 उदाहरण आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बात करेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? याद रखिएगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, ठीक है, पहले, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में याद रखिएगा, यथा हो गया, आ हो गया, भर हो गया, अनु हो गया, नीर हो गया, प्र हो गया, त्रि हो गया, ठीक है, प्रति हो गया। ठीक है, ये जो है आपके उपसर्ग हैं। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे करोगे? तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका दिया गया है यथासंभव, यथासंभव। ठीक है, यथासंभव में क्या होता है? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा अलग होगा, संभव अलग होगा। यथा धन संभव बराबर क्या होगा? जैसे संभव हो, यानी जो संभव हो उसे क्या कहते हैं? यथासंभव कहते हैं। याद रखिएगा, जो संभव हो उसे क्या कहते हैं? यथासंभव कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा दे रहा है कि अनुरूप। अनुरूप का मतलब होता है अनु के योग्य, ठीक है, रूप के योग्य। ठीक है, क्या होता है? रूप के योग्य। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन रूप, यानी रूप के योग्य जो हो उसे क्या कहते हैं? अनुरूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुरूप कहते हैं। तो ये हमारा था आपका पहला यानी अव्ययी भाव समास का ट्रिक था। आप याद रखिएगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। याद रखिएगा, बस इतना ही आप लोगों को जानना है, जिसके प्रारंभ में क्या लगा हो, याद रखिए शुरुआत में ही क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, वो आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और इसकी पहचान जो होती है, अधिकतर प्रति लगा होता है, प्र लगा होता है, नीर लगा होता है, अनु लगा होता है, आ लगा होता है, यथा लगा होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके हो गए कौन? आपके अव्ययी भाव समास। यथासंभव, अनुरूप। यथासंभव को होगा संभव हो जो, ठीक है, अनुरूप का हो गया आपका रूप के योग्य हो जो, ये आपका हो गया यह अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक्स पे। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा हमारा जो समास आता है तत्पुरुष समास आता है। और तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है, चलिए देख लेते हैं। समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का
लोप हो जाता है, ठीक है, लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास, यानी उसके भीतर क्या होता है, तत्पुरुष समास के भीतर जो होता है आपका कारक चिन्ह जो होता है छुपा होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान के लिए, ठीक है, संबंध काकी के, ये जो होता है आपका होता है, ये आपका कारक होता है, ठीक है, कारक चिन्ह होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि कारक का लोप हो जाता है, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कारक क्या होते हैं, याद रखिएगा, का, की, के, लिए, पर, से आदि, ठीक है, ये जो होते हैं कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह होते हैं, ये क्या होता है, तत्पुरुष समास के अंतर छुपे होते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमें या अगर हमें पहचान करनी है तो यश प्राप्त, ठीक है, अब इसका संधि भी विच्छेद करेंगे, यश को प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त यानी क्या, यश को प्राप्त हो गया, ठीक है, यश को प्राप्त, ये आपका क्या हो गया, यश प्राप्त हो गया। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंदर जो छुपा था हमारा को छुपा था, क्या छुपा था, को छुपा था, यानी कर्म छुपा था इसके, ठीक है, यश को प्राप्त, इसका कर्म था, कर्म में छुपा था क्या, को छुपा था, यश को प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है मन चाहा, याद रखिएगा, मन चाहा, जैसे मन से चाहा, किसी को चाहना, मन से चाहना, दिल से चाहना, ये क्या होता है आपका मन चाहना, यानी क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण, इसमें देखिए क्या है, करण कारक छुपा हुआ है। कभी कभी पूछ देता है कि तत्पुरुष समास में मन चाहा के अंतर्गत कौन सा करण, कौन सा कारक छुपा है, तो करण कारण छुपा है, ठीक है, यानी क्या छुपा है आपका, करण कारण छुपा है, करण से, यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, याद रखिएगा, मन से चाहा, ये होता है मन चाहा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे राजपुत्र, ठीक है, यानी राजा का पुत्र, इसका भी छेद करेंगे तो आपका होगा क्या, राजा का पुत्र, यानी राजा जो होता है उसका पुत्र होता है तो उसे क्या कहते हैं, राजपुत्र कहते हैं। याद रखिएगा, राजा का पुत्र को ही क्या कहते हैं, राजपुत्र कहते हैं, ठीक है, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक समास के 3-3 उदाहरण दिए गए हैं, याद रखिएगा, और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है लंबा, क्योंकि आप लोगों को जितना में समझ आ जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे समास की ओर। एक बार फिर कहेंगे कि जो लोग लाइव नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, जो लाइक तो बनता है, सभी लोग लंबे समय के बाद वीडियो आप लोगों की बन रही है, वो भी ऑफलाइन, जल्दी ही सब कुछ ठीक रहा तो ऑनलाइन भी क्लास आप लोगों की चलेगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास की विशेषता क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास की विशेषता क्या कह रहा है कि जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी तुलना करता हो, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे पद की तुलना होती है, यहाँ पे देखिए नोट क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे दिया गया है कि ट्रिक ये है कि दूसरे पद की तुलना होती है जो कि समास विग्रह के समय होता है, ठीक है, यहाँ पे के समय होगा, ठीक है, के समय होता है, के समय होता है, ठीक है, यानी जब इसकी तुलना कब पता चलेगी कि जब आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब आपको पता चलेगी कि पहला जो पद जो है ये दूसरे पद की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है या फिर तुलना कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है कि चरण कमल, ठीक है, याद रखिएगा, चरण कमल यानी क्या है, अगर विग्रह करेंगे तो चरण, यहाँ पे कमल के समान जिसका चरण है, ठीक है, कमल के समान जिसका चरण है, अगर इसको बहुब्री में रख दिया जाए तो यहाँ पे तीसरे पद की यहाँ पे की विशेषता बताएगा, यानी पहले दूसरे की विशेषता ना होकर तीसरे, यानी यहाँ पे कमल के समान जिसका चरण, ये तो नारायण भगवान का हो गया, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कर्मधारय की, तो यहाँ पे क्या कहा है, किसी दूसरे की बड़ाई करा है, यानी कमल की बड़ाई करा है यहाँ पे चरण से, ठीक है, यानी करा है यहाँ पे चरण की, सॉरी यहाँ पे चरण की बड़ाई करा है, यानी उसकी बड़प्पन करा है यहाँ पे कमल के समान, कि इनका जो चरण है यानी जो पैर है ये किसके समान है, कमल के समान है, तो यहाँ पे करा है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल का अगर विग्रह करेंगे हम लोग तो कमल के समान चरण जिसका है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कमल नयन, ठीक है, कमल के समान जिसका नयन है, ठीक है, याद रखिएगा, कमल के समान जिसका नयन है यानी आंखें जिसकी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे चंद्रमुख, यानी चंद्र के समान मुख, यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख है, ठीक है, इस यहाँ पे ये करा, ये सभी क्या हैं, ये आपके आएंगे कर्मधारय के अंतर्गत, याद रखिएगा। और इसकी पहचान क्या है, पहला पद जो होता है दूसरे पद की क्या करता है, बड़ाई करता है। जैसे चरण की यहाँ पे बड़ाई हो रही है, किससे हो रही है, कमल की हो रही है, और यहाँ पे कमल की बड़ाई हो रही है किसकी, नयन से हो रही है, ठीक है, आंखों की बड़ाई हो रही है नयन से, ठीक है। चंद्र की यानी चंद्र की, चंद्रमा की बड़ाई हो रही है किससे, मुख से, किसी के मुख से बड़ाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके कर्मधारय समास थे, और कर्मधारय समास की विशेषता यही है कि पहले पद की जो होती है या फिर बड़ाई या फिर विशेषता होती है, बताता है दूसरे से, ठीक है। तो ये होता है आपकी एक दूसरे की
क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे समास की और आगे बढ़ते हैं। और समास तो आज खत्म ही कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे द्वंद्व समास। ये तो बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान है, ये हो गया और द्विगु। ठीक है, ये दो जो होते हैं बहुत ही आसान है, इसे आप लोग दो याद कर लेंगे तो चार तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, द्वंद्व समास की यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह यही होता है। ठीक है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच में जो होता है योजक लगा हो या फिर विग्रह करने पर और, याद रखिएगा, और या फिर यह, ठीक है, ये दो छुपे हों, ठीक है, आए तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, और ही मिलेंगे। ठीक है, योजक लगा होगा, अधिकतर ये नहीं आएगा, अधिकतर क्या आएगा, और आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यही आता है अधिकतर, और ये तो कभी कभी आता है। ठीक है, ये तो द्वंद्व समास की पहचान होती है, योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और या फिर यह आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी नोट। याद रखिएगा, और या फिर यह आता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया यहाँ पे नदी नाले, ठीक है, इसके बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसकी विशेषता ये है कि नदी और नाले, ठीक है, ये देखिए संधि विच्छेद करने के बाद और जो छुपा होता है, हाइड होता है, वो निकल के बाहर आ जाता है, नदी और नाले। ठीक है, अगर इसे हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, विग्रह से हटा देंगे तो ये हो जाएगा नदी नाले। ठीक है, नदी नाले, और इसे विग्रह करेंगे तो नदी और नाले, यानी नदी अलग है, नाले अलग है। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वही आपका क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा, पाप और पुण्य। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य यानी क्या होता है, देखिए एक दूसरे के यहाँ पे विरोधी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उल्टा होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, द्वंद्व समास का। नदी की जगह नाला हो गया, पाप की जगह पुण्य होगा। ठीक है, अच्छे की जगह बुरा हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है, दूसरा करा ऊंच नीच, यानी सॉरी यहाँ पे ऊंच नीच, ऊंचा या यहाँ पे नीचा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊंचा होगा, यहाँ पे दूसरा लग गया। ठीक है, अगर खरा खोटा होगा तो खरा या खोटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खरा या खोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन जान लिया दोनों समास में, हमें क्या यहाँ पे पहचाना था, और या फिर योजक चिन्ह या फिर यह। ठीक है, यही होता है, या एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पांचवें, और इसके बाद हमारा लास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा द्विगु समास क्या होता है। देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। ठीक है, याद रखिएगा, द्विगु में जो होता है गणना आता है, पहला पद गणना आवत है। ठीक है, और जो योजक होता है वो द्वंद्व समास में होता है। तो द्वंद्व और द्विगु ये दोनों आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे, और बहुब्रीही भी जान जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी पद का यहाँ पे कोई भी जो पद होता है वो प्रधानता नहीं होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है बहुब्री में। तो यहाँ पे जानेंगे हम यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे द्विगु समास। देखिए द्विगु जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह हो, याद रखिएगा, जहां पर समूह की बात करता हो, जहां पर प्रथम पद संख्या हो, वो आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। और यहाँ पे देखिए इसका नोट में यहाँ पे दिया गया है, संख्या या समूह हो, उससे पता चलता है कि ये जो हमारा समास है द्विगु है। ठीक है, जैसे में दोपहर। ठीक है, अगर दोपहर का बात किया जाए, दोपहर का समूह होता है। ठीक है, दोपहर यानी दो, देखिए यहाँ पे दो संख्या निकल कर आई, इसका समूह है। ठीक है, दोपहर यानी दो को जोड़ दिया, पहर को जोड़ दिया जाए तो दोपहर यानी एक इसका समूह हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दोपहर का समूह हो गया, यानी दो आगे लगा है, यानी संख्या लगा है, तो ये आपका हो गया दो। और पहर, पहर मीन्स होता है बीतना, यानी एक के बाद दूसरा आना। ठीक है, तो यहाँ पे ये समूह बन जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, तिरंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे संख्या है, यानी तीन है, तीन रंगों का समूह है। ठीक है, यहाँ पे समूह और संख्या दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए इसमें दो की थी, यहाँ पे तीन की थी, नौ की, यहाँ पे देखिए नवरात्रि, यानी नौ, यहाँ पे संख्या कितनी है, नौ है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि नवरात्रियों का समूह, यानी एक समूह को क्या कहते हैं, नवरात्र, यानी क्या कहते हैं, जैसे एक दो तीन चार, एक लोग होंगे तो वहाँ पे समूह नहीं होगा। याद रखिएगा, जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग जो इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, समूह होता है। और वही समूह क्या होता है, आपकी गणना कर जाती है, या फिर द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से द्विगु समास को जान लिया कि संख्या या फिर समूह होता है। जैसे देखिए दोपहर में दो था, तिरंगे में तीन था, नवरात्र में नौ था, तो ये याद रखिएगा, ये आपका क्या था, द्विगु समास। अब आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे पे। ठीक है, छठा हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे बहुब्रीही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अधिकतर आता है, अधिकतर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे बहुब्रीही समास क्या होती है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात
पद मिलकर यानी अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे में अधिकतर क्या होता है, देवी देवताओं के ही नाम आते हैं बहुब्रीहि में। याद रखिएगा, अधिकतर क्या होते हैं, देवी देवताओं के नाम आते हैं बहुब्रीहि में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि की उदाहरण क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बात करें घनश्याम की, ठीक है, घनश्याम की, तो यहाँ पे देखिए क्या करा, जैसे घर के समान, घन यहाँ पे घन होगा, ठीक है, याद रखिएगा घन होगा, घन के समान। घन का मतलब होता है आपका बादल, ठीक है, बादल यानी बादल कैसा होता है, श्यावला होता है। ठीक है, घन श्याम, ठीक है, घन के समान जो होता है श्याम है यानी श्याम है यानी कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण भगवान की बड़ाई जो होती है उनके रूप की बड़ाई कर रहा है, यानी तीसरा पद हो रहा है, कृष्ण भगवान की बता रहा है कि जो कृष्ण भगवान है वो श्यावले रंग के थे, यानी घन के यानी बादलों के समान, यानी घन श्याम थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे दूसरा लंबोदर। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, याद रखिएगा लंबा है उदर जिसका, किसका भाई लंबा उदर है, यह बताइए। उदर का मतलब होता है सूंड, ठीक है, सूंड होता है, तो सूंड किसके पास है, ठीक है, या फिर पेट किसके पास है। ठीक है, यहाँ पे पेट की बात कर दिया जाता है, ठीक है, अधिकतर खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अर्थ निकलता है, एक सूंड के भी कहीं कहीं विशेषता पता चलती है, कहीं कहीं उनके पेट की बड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है, गणेश भगवान है। ठीक है, याद रखिएगा लंबोदर किसे कहा जाता है, कृष्ण भगवान यानी शिव भगवान के पुत्र को यानी गणेश भगवान को कहा जाता है लंबोदर। ठीक है, अब बात करेंगे गंगाधर। ठीक है, गंगाधर, ठीक है, गंगाधर में क्या है, गंगा को धारण करने वाला, किसने अपने चोटियों पर गंगा को धारण किया था, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, तो जल्दी से कमेंट करिए कि गंगा जी को, गंगा मैया को अपने चोटियों में बांधकर किसने रखा था, तो शिव भगवान ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था, शिव भगवान ने रखा था, यानी उनको ही कहा जाता है, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है यहाँ पे, गंगा को धारण करने वाला, यानी किसने धारण किया था, देखिए यहाँ पे गंगा जी को धारण किया था, किसने धारण किया था, शिव ने धारण किया था। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, किसका भाई पेट बड़ा है, किसका सूंड बड़ा है,